कि देखिए इस देश में हो क्या रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो एकेडमिक के लोग हों, चाहे वो किसान भाई हों, जो भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग क्यों ना हों, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो कोई भी टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ हो सकता है कि सेडिशन का शिकार हो जाए वो। तो जज साहब ने सही कहा कि जो विरोध करता है, जब तक उसके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत न हो कि वो हिंसा के प्रति रवैया उसका है या वो उस विरोध के साथ हिंसा चाहता है और हिंसा का वातावरण पैदा करना चाहता है, जब तक ऐसी बात सामने ना आए तो वो सेडिशन का केस उसको या तो बेल दो या ऐसे केस उसके ऊपर थोपने नहीं चाहिए। ये हमारे सबॉर्डिनेट जज साहब ने कहा है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब, सेशन जज साहब ने कहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है, अब सुप्रीम कोर्ट को, मैं तो सोचता था कि शायद पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सफाई दे कि भाई ये कानून कैसे इसका उपयोग हो, क्योंकि आज के दिन तो दुरुपयोग हो रहा है। और मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ कि 2019 में जो कन्विक्शन रेट रहा 2019 में इस सेडिशन केसेस में, वो 3.3% रहा। मतलब कि अगर आप लोगों को ऐसे ही जेल में डाल दोगे, केसेस बना दोगे, चाहे वो पत्रकार हों, छात्र हों, एकेडमिक्स हों, तो उसका नतीजा तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि आपकी मंशा केवल एक है कि किसी तरीके से जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसको साइलेंस करना है, उसके मुंह को बंद करना है। उसमें ये डर पैदा हो जाए कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं, बाकी छात्र ऐसा, उनमें डर पैदा हो जाए कि हम कुछ ऐसे बोलें तो कहीं हमारे खिलाफ सेडिशन का केस ना हो जाए। तो ये असंवैधानिक है, लोकतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा कभी हुआ भी नहीं। ये तो 2014 के बाद जिस गति के साथ सेडिशन केसेस लोगों के ऊपर थोपे गए, पहला ऐसे कभी नहीं हुआ। सर, आपको क्या लगता है सर कि जो एक कोर्ट का जो जजमेंट है, जज साहब की टिप्पणी है, वो गवर्नमेंट या यूँ कहें जो अभी का सिनेरियो है उसके ऊपर भी एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा करता है और एक जवाब जो है, नहीं, दिशा का दोष क्या था? जज साहब ने जो टूल किट सारी है उस अपनी जजमेंट में उसको प्रोड्यूस कर दिया। इस टूल किट में लिखा क्या है? कुछ भी नहीं लिखा। और जज साहब ने तो ये भी कहा कि अगर कोई, आप किसी के साथ बातचीत करते हो, चाहे वो उसकी बैकग्राउंड कैसी भी हो, केवल बातचीत करने से तो आप सेडिशनिस्ट नहीं बन जाते, जब तक कोई हिंसा की बात सामने नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि जो जज साहब ने जो जजमेंट दी है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक तरह से ये संदेश है कि सरकार को कि आप ऐसा काम मत कीजिए। सर, दूसरा एक इशू इस पर बात करना चाहते हैं सर आपसे, वो है आज सरदार पटेल स्टेडियम जो है उसको रीनेम किया गया है मोटेरा के अंदर जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे उसका नाम रख दिया गया है। क्या कहें? नहीं, उसमें मुझे क्या कहना है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के नाम पे अगर कोई स्टेडियम बनता है तो मुझे उसमें केवल कुछ नहीं कहना, केवल इतना ही कहूँगा कि भाई पहले वो सरदार पटेल स्टेडियम था। तो सरदार पटेल की इतनी मान्यता है इनके मन में भी और हृदय में भी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सरदार पटेल का नाम, स्टेडियम का नाम बदल दिया। लेकिन ये देखिए, ये उनकी अपनी दिलचस्पी है इन बारों में, शायद उन्होंने नहीं रखा हो, उनके कोई करीब लोगों ने रखा हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ठीक है, ये तो अपने जीते जी स्टेडियम भी हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी हो सकते हैं, एयरपोर्ट भी हो सकते हैं,
और कई और इमारतें भी हो सकती हैं। तो जनता की जो लोग ऐसा नाम रखना चाहते हैं तो उनकी मंशा की बात है, उसके बारे में मुझे क्या कहना है, कुछ नहीं कहना। केवल सरदार पटेल को हम उनकी इतनी मान्यता है कि मैं नहीं समझता था कि ये बात उचित थी, क्योंकि 10:45 पर तो सरदार पटेल स्टेडियम पे इनॉग्रेशन हो रही थी और लगभग 1-1:30 बजे वो नाम बदल दिया गया। तो इतनी जल्दबाजी की भी क्या ज़रूरत थी। सर दूसरा एक मामला है, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी कि मैं 15 साल तक नॉर्थ इंडिया से सांसद रहा और केरल में आके मैं एक्साइटेड हूँ इस बात के लिए कि यहाँ के लोग सतही बात नहीं करते, वहाँ के लोग सतही बात करते हैं और सुपरफिशियल बात करते हैं, सुपरफिशियल हैं वहाँ के लोग और यहाँ के लोग डिटेल्स में जाते हैं। इसके बाद बवाल खड़ा हुआ है, बीजेपी ने कहा है कि डिवाइडिंग पॉलिटिक्स हो रही है। खैर बीजेपी के तो क्या बात है, असली डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, तो उनके आरोप को तो कोई सीरियसली लिया नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान के मतदाता का सवाल है, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, तो मतदाता होता है ना। हर मतदाता जहाँ भी वो होगा वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो चाहे वो नॉर्थ का हो। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। सर क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, पूरी तमाम सरकार सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि इस बयान के बाद ये डिबेट शुरू हो गई। अब नॉर्थ वर्सेस साउथ में क्या बांट रही है कांग्रेस। और इसमें एक और महत्वपूर्ण विषय ये है कि आनंद शर्मा जी ने ये कहा कि ये एक्सप्लेन राहुल गांधी ही कर सकते हैं किस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे थे, और ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ उनके बयान की सामने आ पाए। तो क्या लगता है सर आपको कि इस बयान की को भी जो इंटरप्रिटेशन, देखिए जो आनंद शर्मा साहब ने कहा, हमारे दोस्त हैं, सहयोगी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मतदाता सुप्रीम होता है, बिना मतदाता के आप इलेक्शन जीत नहीं सकते, वो कहीं का भी हो। और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर ज़िले में है, हाँ, हर ज़िले में हमारे कांग्रेसमैन बैठे हुए हैं और उत्सुक हैं कि कांग्रेस में बदलाव आए और किसी तरीके से कांग्रेस दोबारा उसी स्तर तक पहुँचे जैसे पहले कांग्रेस हिंदुस्तान में सरकार बनाए हुए थी। तो मतदाता को हमें पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो कहीं का भी हो। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।